नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं द डीके कवरेज। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक आइलैंड है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका नाम है कच्छतीवु आइलैंड। एक्चुअली तमिलनाडु में जो रामेश्वरम आइलैंड है उसके जस्ट पास में ही है कच्छतीवु आइलैंड, लेकिन है ये श्रीलंका का पार्ट। ब्रिटिश टाइम से ही इंडिया और श्रीलंका दोनों ही इस आइलैंड पे अपना अपना क्लेम करते आए थे। हालांकि इंडिया और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश रूल के ही अंदर थे, फिर भी इन दोनों टेरिटरीज के बीच में कच्छतीवु आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट रहता था। इसलिए लंबे टाइम तक कच्छतीवु आइलैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया बना रहा। लेकिन 1974 में जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उस समय इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत कच्छतीवु आइलैंड को श्रीलंका का पार्ट मान लिया गया और इंडिया ने ऑफिशियली हमेशा के लिए कच्छतीवु आइलैंड से अपना क्लेम हटा लिया और तब से कच्छतीवु आइलैंड पूरी तरह से श्रीलंका का पार्ट है। लेकिन दोस्तों, इस एग्रीमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तमिलनाडु के मछुआरों पे हुआ, क्योंकि ये वो लोग थे जो सालों से कच्छतीवु आइलैंड से कल्चरली और हिस्टोरिकली जुड़े हुए थे। ये लोग एक लंबे टाइम से कच्छतीवु आइलैंड को फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते आए थे और इसीलिए इस एग्रीमेंट के टाइम पे भी तमिलनाडु में लार्ज स्केल पर इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिला। हालांकि इस एग्रीमेंट का आज के डेट में लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर आज भी कच्छतीवु मामला बीच बीच में हाईलाइट होता रहता है। खासकर तमिलनाडु में जब भी कोई इलेक्शन आती है तो ये कच्छतीवु मामला अपने आप सामने आ जाता है और कांग्रेस पर, खासकर इंदिरा गांधी पर ये डायरेक्ट आरोप लगते हैं कि उन्होंने कच्छतीवु आइलैंड के इम्पोर्टेंस को समझे बिना उसे श्रीलंका के हवाले कर दिया। दोस्तों, अभी ये मामला एक बार फिर से इसलिए हाईलाइट हो गया है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेंशन किया कि तमिलनाडु के जो बीजेपी चीफ हैं के अन्नामलाई, उन्होंने कच्छतीवु आइलैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन डाला था। एक्चुअली वो जानना चाहते थे कि किस ग्राउंड पे कच्छतीवु आइलैंड को श्रीलंका के हवाले किया गया और अग्रीमेंट से पहले क्या क्या डिस्कशंस हुए थे जिसके बेसिस पे ये तय किया गया कि कच्छतीवु आइलैंड श्रीलंका का पार्ट है। दोस्तों, इसी आरटीआई एप्लीकेशन के रिस्पांस में जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल पब्लिश किया था। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी क्लेम किया कि 1961 में कच्छतीवु आइलैंड को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था कि मेरे लिए इस छोटे से आइलैंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और मुझे इस आइलैंड से अपना क्लेम गिव अप करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये एक परमानेंट डिस्प्यूट बना रहे और बार बार ये इशू पार्लियामेंट में आता रहे। दोस्तों, जिस दिन ये आर्टिकल पब्लिश हुई यानी 31 मार्च 2024 को, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के इसी आर्टिकल का रेफरेंस देते हुए कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और कहते हैं कि कैसे कांग्रेस ने बिना सोचे समझे कच्छतीवु आइलैंड को श्रीलंका के हवाले कर दिया और तभी से ये मामला एक बार फिर से हाईलाइट हो गया। ये कांग्रेस के लोगों ने मां भारती का एक अंक काट दिया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली अभी इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रही है, पूरा भारत चुनावमय हो चुका है। ऐसे में पॉलिटिकल अटैक एक कॉमन सी बात है। एक पार्टी दूसरे पे अटैक करेगी, दूसरी पार्टी उस पर अटैक करेगी। इस तरह के पॉलिटिकल अटैक आगे भी चलते रहेंगे। तो किस लीडर ने क्या बोला, किस पार्टी का क्या स्टैंड है, इन सारे पॉलिटिकल एंगल को साइड में रखकर आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कच्छतीवु मामला है क्या और कैसे कैसे चीज़ें बदली और आज के टाइम में इसका क्या रिलेवेंस है। दोस्तों, कच्छतीवु आइलैंड के मामला को डिटेल में समझने के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इस आइलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तभी आप इस पूरे कहानी को डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कच्छतीवु आइलैंड एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। दोस्तों, ये आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाकवे में सिचुएटेड है। एक्चुअली जो रामेश्वरम आइलैंड है उसके ऊपर वाला समुद्र का जो पार्ट है उसे पाकवे कहते हैं और रामेश्वरम आइलैंड के नीचे वाला जो समुद्र का पार्ट है उसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो कच्छतीवु आइलैंड का जो लोकेशन है रामेश्वरम आइलैंड के ऊपर वाले समुद्री पार्ट में यानी पाकवे में है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो रामेश्वरम से कच्छतीवु आइलैंड का जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस आइलैंड पे कोई रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता। लेकिन इस कच्छतीवु आइलैंड से अगर 25 किलोमीटर और आप श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो एक और आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है डेल्फ आइलैंड और ये आइलैंड भी श्रीलंका का ही पार्ट है। लेकिन इस आइलैंड पे लोग रहते हैं, श्रीलंकन लोग काफ़ी समय से यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हैं। श्रीलंका का जो मेन लैंड है उसका नॉर्दर्न पार्ट है जाफना
और इस जाफना से कच्छातिबू आइलैंड का जो डिस्टेंस है वो लगभग 62 किलोमीटर है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे सब कुछ आसपास में ही है। चूँकि लैंड बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से श्रीलंका स्टार्ट हो रही है और कहाँ से इंडिया। और यही रीज़न है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ से श्रीलंका स्टार्ट हो रही है और कहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों ये तो था इस आइलैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन। लेकिन अगर इस आइलैंड की फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 14वीं सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन से हुआ था। एक्चुअली समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और जो लावा निकले उससे ये आइलैंड बन गया। हालांकि ये आइलैंड बहुत ही छोटा है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो केवल 1.6 किलोमीटर है और इसका जो विड्थ है वो लगभग 300 मीटर है। अगर पूरा एरिया की बात करें तो वो केवल 285 एकड़ ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस आइलैंड पे पीने का पानी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रहता नहीं है। लेकिन इस आइलैंड पे 20वीं सेंचुरी का एक चर्च है जिसको सेंट एंटोनी चर्च कहते हैं। इस आइलैंड का सिग्निफिकेंस बस ये था कि ये एक अच्छा फिशिंग जोन था, इसलिए इंडिया और श्रीलंका दोनों तरफ के मछुआरे यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए आया करते थे। और जब थक जाते थे तो इस आइलैंड का यूज़ रेस्ट करने के लिए किया करते थे या तो अपने अपने जाल को सुखाने के लिए किया करते थे। चूँकि कुछ भी क्लियर था नहीं कि ये इंडिया का पार्ट है या श्रीलंका का पार्ट है, इसलिए दोनों देश के मछुआरे यहाँ पे फिशिंग के लिए आया करते थे। दोस्तों इस आइलैंड पे जो चर्च है सेंट एंटोनी, वहाँ पे हर साल 2 दिन का एनुअल फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल में इंडिया और श्रीलंका दोनों तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी जाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इंडिया के तरफ से जो जाने वाले लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग तमिलनाडु से होते हैं। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि सब कुछ कंबाइंडली चलता रहा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों तरफ के लोग इस आइलैंड का यूज़ ज्वाइंटली करते रहे। चूँकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिफाइंड बाउंड्री थी नहीं, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। बहुत सारे इंडियन मछुआरे श्रीलंकन वाटर में एंटर कर जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि कब श्रीलंका स्टार्ट हो गई, फिर श्रीलंकन ने भी उनको पकड़ लेती थी। इन सब सिनेरियो के कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगे। इसीलिए दोनों तरफ की गवर्नमेंट ये फील कर रही थी कि एक क्लियर डिफाइंड बाउंड्री का होना ज़रूरी है। और 1974 आते आते दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पाक वे के अंदर एक क्लियर डिफाइंड बाउंड्री होने चाहिए। दोस्तों उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को लगा कि इस छोटे से आइलैंड का ऐसे भी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं और कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है जो ये प्रूव कर पाए कि ये आइलैंड इंडिया से बिलोंग करता है। और ऐसे में अगर ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया जाए तो हो सकता है श्रीलंका से इंडिया का रिलेशन बेहतर हो सकता है। और फाइनली 1974 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर एस भंडारनायके की लीडरशिप में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत पाक वे में एक क्लियर डिफाइंड बाउंड्री को इस्टेब्लिश कर दिया गया। चूँकि मैक्सिमम डिस्प्यूट पाक वे में ही था, जो कि रामेश्वरम आइलैंड के ऊपर वाला समुद्री पार्ट था, इसीलिए इस पार्ट को पहले प्रायोरिटी दिया गया और पाक वे के अंदर एक बाउंड्री को क्लियर डिफाइन कर दिया गया। दोस्तों इस एग्रीमेंट के तहत जो बाउंड्री डिफाइन की गई वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि कच्छातिबू आइलैंड को श्रीलंका के साइड में डाल दिया गया। तो मतलब साफ था कि 1974 के एग्रीमेंट के तहत कच्छातिबू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया। 28 जून 1974 को इस एग्रीमेंट का जॉइंट स्टेटमेंट आता है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो बाउंड्री डिफाइन की गई है वो रैंडमली डिफाइन नहीं की गई है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद किया गया है। जैसे कि हिस्टोरिकल एविडेंस क्या कहती है, इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल क्या कहते हैं और इस तरह के बाउंड्री डिस्प्यूट को पास्ट में कैसे रिजॉल्व किया गया है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये बाउंड्री डिफाइन की गई है। इसलिए ये जो डिसीजन लिया गया है वो रैंडम डिसीजन नहीं है। दोस्तों इस 1974 के एग्रीमेंट में ये भी तय हुआ कि हालांकि कच्छातिबू आइलैंड पे पूरी तरह से श्रीलंका का राइट रहेगा, लेकिन इंडियन लोग भी इस आइलैंड पे बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं और वो अपना एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं।
चूंकि ये लोग हिस्टोरिकली इस आइलैंड से कनेक्टेड थे, इसलिए इस फैक्टर को ध्यान में रखा गया था। और ये जो कंडीशन थी, इसे इस अग्रीमेंट के आर्टिकल 5 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि इंडियन भी बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस 1974 के अग्रीमेंट ने इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक वे के अंदर बाउंड्री को क्लियरली डिफाइन कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ये है कि इंडिया और श्रीलंका का जो बाउंड्री है वो केवल पाक वे में शेयर नहीं होता था, बल्कि रामेश्वरम आइलैंड के जो नीचे वाला पार्ट था, गल्फ ऑफ मन्नार, वहाँ भी इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री शेयर होता था। और यही रीज़न था कि दोनों गवर्नमेंट ये भी सोच रही थी कि गल्फ ऑफ मन्नार वाले पार्ट में भी अगर बाउंड्री को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए तो सारा का सारा डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। और इसीलिए फाइनली 1976 में एक और एग्रीमेंट होता है जिसके तहत गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में भी बाउंड्री को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। हालांकि इस एग्रीमेंट में मालदीव्स भी एक पार्टी था, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार का जो रीजन है उसमें मालदीव्स की भी बाउंड्री शेयर होती है, इसीलिए इन तीनों की बाउंड्री को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस एग्रीमेंट में जो डिस्टर्बिंग पॉइंट था वो ये था कि इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि कोई भी एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर में बिना वीज़ा पासपोर्ट के नहीं जा सकता। अगर बिना वीज़ा पासपोर्ट के किसी के भी टेरिटोरियल वाटर में कोई एंटर करता है तो वो इलीगल होगा और वहाँ की नेवी को ये फुल राइट रहेगा कि उसे पकड़ सकती है, डिटेन कर सकती है। तो दोस्तों, इसका साफ मतलब ये था कि 1974 के जो एग्रीमेंट थे जिसके तहत इंडियन को ये फ्रीडम दी गई थी कि वो कच्छतीबू आइलैंड पे बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकता है, उसे 1976 के एग्रीमेंट के तहत छीन लिया गया, क्योंकि अब श्रीलंकन वाटर में फिशिंग करना या गलती से भी एंटर करना इलीगल हो गया। लेकिन 1976 के एग्रीमेंट का जो एकमात्र पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था कि उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि कच्छतीबू आइलैंड पे जो एनुअल फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए इंडियन को फ्रीडम होगा कि वो 2 दिन और 1 रात वहाँ पे जाके रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के। और ये कंडीशन आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉइंट ये है कि इंडियंस आज भी बिना वीज़ा पासपोर्ट के कच्छतीबू आइलैंड जा सकते हैं, लेकिन साल में केवल 2 दिन, वो भी उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, अदरवाइज बिना वीज़ा पासपोर्ट के वहाँ पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, 1976 के इस एग्रीमेंट के बाद श्रीलंकन नेवी ने इंडियन मछुआरों को पकड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन मछुआरे थे वो फिशिंग के लिए श्रीलंकन वाटर में एंटर कर जाते थे। कुछ लोग जानबूझकर जाते थे, कुछ लोग गलती से भी एंटर कर जाते थे। तो दोस्तों, पॉइंट ये है कि तमिलनाडु के मछुआरे जिस एरिया में सालों से बिना रोक टोक के आते जाते रहे, उसे 1976 के बाद कंप्लीटली रोक दिया गया। और यही रीज़न है कि तमिलनाडु में आज भी इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में टाइम टाइम पे प्रोटेस्ट होता रहता है। और खासकर इंदिरा गांधी पर ये डायरेक्ट आरोप लगते हैं कि बिना सोचे समझे कच्छतीबू आइलैंड को श्रीलंका के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर कुछ तो फैक्टर्स ज़रूर होंगे जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह के एग्रीमेंट को साइन किया। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने इंदिरा गांधी को फोर्स किया कि वो इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करे। दोस्तों, आज मैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं इन दोनों फैक्टर को दिमाग में रख कर ही इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो चलिए पहले फैक्टर को समझते हैं। दोस्तों, 1960-70 यानी 60-70 के दशक में जापान और यूरोपियन कंट्रीज में सी फूड के अंदर प्रॉन्स का बहुत ज़्यादा डिमांड था। मछुआरों को ये पता था कि ये एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, और इसीलिए मछुआरे ट्रेडिशनली जो मछली पकड़ रहे थे उधर से फोकस शिफ्ट होकर प्रॉन्स को पकड़ने पे चला गया। लेकिन दोस्तों, प्रॉन्स को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि जो प्रॉन्स होते हैं वो सी बेड में पाया जाता है, सी फ्लोर में पाया जाता है। और इसीलिए प्रॉन्स को पकड़ने के लिए बॉटम ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें बॉटम ट्रॉलर्स यूज होते थे। बॉटम ट्रॉलर्स बेसिकली एक फिशिंग बोट होता था, और इस बोट के नीचे में जाल बंधी होती थी, और इस जाल को सी के बेड पे बिछाया जाता था, और इस जाल को फिशिंग बोट के सहारे दूर तक ड्रैग किया जाता था। जब ये जाल ड्रैग होता था, सी बेड में जो प्रॉन्स अवेलेबल होते थे इस जाल में ट्रैप हो जाता था। तो इस टेक्निक को यूज करके हाई वॉल्यूम में प्रॉन्स को पकड़ा जाने लगा, जिससे मछुआरों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में ट्रॉलर्स पे ट्रॉलर्स बढ़ता गया, और इंडियन साइड में हजारों की संख्या में ट्रॉलर्स आ गए। लेकिन दोस्तों, इस टेक्निक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब जाल को ड्रैग किया जाता था तो उसमें केवल प्रॉन्स नहीं पकड़ाते थे, बल्कि सी बेड में पाया जाने वाला जितने भी तरह के मरीन लाइफ थे सब के सब ट्रैप हो जाते थे। और ये मरीन इकोसिस्टम के लिए सबसे खतरनाक बात था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओवर फिशिंग भी होने लगा और मरीन इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। नौबत ये आ गई कि इंडियन साइड में प्रॉन्स बहुत कम मिलने लगे। जब प्रॉन्स बहुत कम मिलने लगे तो इंडियन मछुआरे श्रीलंकन वाटर में एंटर करना स्टार्ट कर दिया।
इंडियन साइड से ट्रॉलर श्रीलंकन वाटर में जाते थे, उधर से प्रॉन्स को पकड़कर इंडियन साइड लेकर आने लगे। जब ये सब कुछ चल रहा था तो श्रीलंकन मछुआरों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, जिसके कारण श्रीलंकन नेवी ने इंडियन मछुआरों को पकड़ना स्टार्ट किया। जब इंडियन मछुआरे पकड़े जाते थे तो इंडियन गवर्नमेंट उसे छुड़ाने के लिए नेगोशिएट करती थी, और उस नेगोशिएशन के टाइम पे कभी कभी हीटेड स्टेटमेंट भी एक्सचेंज होते थे, जो कि इंडिया और श्रीलंका रिलेशन के लिए कहीं से भी ठीक नहीं था। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इंडियन मछुआरे जानबूझकर श्रीलंकन वाटर में तो एंटर कर ही रहे थे, लेकिन कुछ मछुआरे अनजाने में भी जा रहे थे। कुछ मछुआरों को लगता था कि वो इंडियन वाटर में ही है, लेकिन श्रीलंकन नेवी आकर उन्हें पकड़ लेती थी। और ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री नहीं थी, और इसीलिए दोनों गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये फील कर रही थी कि ये क्लियर डिफाइंड बाउंड्री होना ज़रूरी है। और इसीलिए फाइनली 1974 में जब इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट साइन किए तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला उनके दिमाग में ज़रूर था। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। एक्चुअली 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है, और इस वॉर के बाद इंडिया चाइना के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस वॉर के बाद से ही चाइना श्रीलंका को अपने तरफ टिल्ट करने में लग गया था, और इंडिया को ये साफ दिख रहा था कि अगर चाइना श्रीलंका को अपने तरफ टिल्ट करने में सफल हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना का श्रीलंका में प्रेजेंस का साफ मतलब था कि चाइना इंडिया के दरवाजे पे आ गई। इसीलिए इंदिरा गांधी श्रीलंका के साथ फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करने का मौका ढूंढ रही थी, और इस सिचुएशन में कच्छातीबू आइलैंड एक अच्छा ऑप्शन दिखा। क्योंकि बाउंड्री को डिफाइन करने का सिनेरियो भी चल रहा था, तो ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा कि इस अग्रीमेंट के तहत अगर कच्छातीबू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया जाए तो ये इंडिया की तरफ से एक फ्रेंडली जेस्चर होगा, और हो सकता है श्रीलंका के अंदर इंडिया के लिए एक फ्रेंडली सेंटीमेंट जनरेट हो, और ये श्रीलंका में चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। और इसीलिए इन दोनों फैक्टर, मछुआरों का इशू और इधर चाइना का इशू, इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखकर फाइनली इंदिरा गांधी ने 1974 का अग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत कच्छातीबू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया। और फिर 1976 में दूसरा अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका के बीच पूरी तरह से बाउंड्री डिफाइन हो गई। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत किया, ये एक हाईली डिबेटेबल मैटर है, क्योंकि आज के डेट में भी इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोगों को लगता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा गांधी ने सही किया, और कुछ लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी ने गलत किया। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आपको क्या लगता है, उन्होंने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस अग्रीमेंट के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच सारा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1980s में श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ गया, जो कि लगभग 30 साल तक चला। 2009 में जाकर ये सिविल वॉर खत्म हुई। सिविल वॉर के टाइम पे श्रीलंका ने फिशिंग पे कंप्लीट बैन कर दिया, क्योंकि LTTE वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी, तो श्रीलंका नहीं चाहती थी कि समुद्र के रास्ते एंटी श्रीलंकन कोई एक्टिविटी हो। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1980s की बात हो रही है। ये वो दौर है जब इंडियन साइड में ट्रॉलर्स पे ट्रॉलर्स इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, इंडिया की तरफ लार्ज स्केल पे प्रॉन्स को पकड़ा जा रहा है, और इंडियन साइड में बहुत कम प्रॉन्स अब मिलने लगे हैं, और इंडियन मछुआरे श्रीलंकन वाटर में एंटर करने का मौका ढूंढ रही है। और दूसरी तरफ श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, फिशिंग पे पूरी तरह से बैन हो चुकी है। ऐसे में श्रीलंकन वाटर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, इधर कोई भी एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि मछुआरों पर बैन लग चुका है, और सारा का सारा श्रीलंकन सिस्टम सिविल वॉर से लड़ने में बिजी है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन मछुआरे जो कि प्रॉन्स को पकड़ने के लिए श्रीलंकन वाटर में एंटर करना चाह रहे थे, उनको पूरी तरह से खुली छूट मिल गई। अब वो बिना किसी रोक टोक के श्रीलंकन वाटर में एंटर कर रहे थे और उधर से प्रॉन्स को पकड़ के ला रहे थे। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा हुआ कि श्रीलंकन वाटर में इंडियन ट्रॉलर्स की बाढ़ आ गई। ये सिनेरियो लंबे टाइम तक चलता रहा। इंडियन मछुआरे बेरोक टोक श्रीलंकन वाटर में एंटर करते थे और उधर से जाकर प्रॉन्स को पकड़ के लाते थे। लेकिन 2009 में जैसे ही श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुआ, श्रीलंकन वाटर में श्रीलंकन नेवी की बाढ़ आ गई और श्रीलंकन नेवी ने इंडियन मछुआरों को पकड़ना स्टार्ट किया। क्योंकि इंडियन मछुआरों को श्रीलंकन वाटर में एंटर करने की आदत लग चुकी थी, इसलिए बड़े संख्या में श्रीलंकन नेवी के द्वारा इंडियन मछुआरे पकड़ाने लगे। बहुत सारे ट्रॉलर्स जब्त हुए, कुछ मछुआरों को गोली मारने की भी खबर आई, कुछ लोगों को जेल में भेजा गया, कुछ लोग आज भी जेल में हैं। फाइनली श्रीलंका ने परेशान होकर 2017 में श्रीलंकन वाटर में बॉटम ट्रॉलर्स को कंप्लीटली बैन कर दिया और आज के डेट में श्रीलंकन वाटर में बॉटम ट्रॉलर्स कंप्लीटली बैन है। दोस्तों, हालांकि आज भी सिचुएशन पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी टाइम टू टाइम आपको ये खबर मिल जाएगी कि श्रीलंकन नेवी ने इंडियन मछुआरों को पकड़ लिया है।
तो दोस्तों ये तो थी कच्छतीबू आइलैंड से रिलेटेड पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 1974 से पहले इंडिया और श्रीलंका दोनों इस आइलैंड पे क्लेम कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो उनका ग्राउंड जरूर रहा होगा जिसके बेसिस पे वो दोनों क्लेम कर रहे थे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया का क्या स्टैंड था इस आइलैंड को लेकर और श्रीलंका का क्या स्टैंड था इस आइलैंड को लेकर। दोस्तों पहले इंडिया के स्टैंड को समझते हैं। एक्चुअली 70th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी में मदुरई पे नायका डायनेस्टी का राज था। नायका डायनेस्टी ने लगभग 1605 ईस्वी में रामनाड जमींदारी बनाया, जिसका हेडक्वार्टर था रामनाथपुरम। दोस्तों आज के डेट में भी तमिलनाडु के अंदर रामनाथपुरम एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर रामेश्वरम आता है। इस रामनाड जमींदारी के अंदर में 69 कोस्टल विलेजेज आते थे और 11 छोटे छोटे आइलैंड आते थे। इसी 11 आइलैंड में से एक आइलैंड था कच्छतीबू आइलैंड। बाद में चलकर लगभग 1767 ईस्वी में ये रामनाड जमींदारी का जो एरिया था वो डच के कंट्रोल में चला गया। फिर इसके और आगे चलकर लगभग 1822 ईस्वी में ये रामनाड जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया, जिसके बाद से ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। इसलिए इंडिया का क्लेम ये था कि चूंकि 17वीं शताब्दी में ये रामनाड जमींदारी का पार्ट था, इसीलिए कच्छतीबू आइलैंड पे इंडिया का राइट है। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया और श्रीलंका तो दोनों ब्रिटिश रूल के ही अंदर थे, फिर भी इन दोनों में डिस्प्यूट कैसे हो रहा था। एक्चुअली ये जो डिस्प्यूट था टेरिटरी को लेकर नहीं था, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश के अंदर हैं, तो टेरिटरी क्लेम करने का तो कोई मैटर नहीं था। ये जो डिस्प्यूट होता था वो फिशिंग राइट को लेकर होता था। मद्रास प्रेसिडेंसी क्लेम करती थी कि कच्छतीबू पर उसका फिशिंग राइट है, और जो श्रीलंका था उस समय सेलोन कहलाती थी, उसका क्लेम था कि कच्छतीबू पे उसका फिशिंग राइट है। लेकिन जब यह डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने 1921 में ये क्लियर कर दिया कि जो कच्छतीबू आइलैंड है वो ब्रिटिश सेलोन का पार्ट है, और तब से वो ब्रिटिश सेलोन के ही पोजीशन में रहा। लेकिन दोस्तों जैसे ही अंग्रेज इस रीजन से गए और 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये दोनों देश कच्छतीबू आइलैंड पे अपना अपना क्लेम करने लगे, और फिर ये डिस्प्यूट 1974 के एग्रीमेंट के पहले तक चलता रहा। चूंकि इंडिया का क्लेम था कि कच्छतीबू आइलैंड 17वीं शताब्दी में रामनाड जमींदारी का पार्ट था, इसलिए इस पे इंडिया का राइट है। लेकिन इसके काउंटर में श्रीलंका क्लेम कर रही थी कि 17वीं शताब्दी से भी पहले, यानी रामनाड जमींदारी के बनने से भी पहले, ये जो कच्छतीबू आइलैंड है वो श्रीलंका के जाफना किंगडम का पार्ट था, और इस आइलैंड पे जो एकमात्र चर्च है सेंट एंटोनी चर्च, वो भी जाफना डियोसिस का ही पार्ट है। मतलब जाफना में जो मेन चर्च है उसी का एक ब्रांच है, और इसीलिए हिस्टोरिकली और कल्चरली भी इस पे श्रीलंका का ही राइट है। हालांकि दोस्तों दोनों देश अपना अपना इस आइलैंड पे क्लेम कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी सॉलिड एविडेंस नहीं था जो ये प्रूफ कर पाए कि ये इंडिया का पार्ट है या श्रीलंका का पार्ट है। इसीलिए लंबे टाइम तक ये एक ग्रे एरिया बना रहा, क्योंकि इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब 1974 का अग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत कच्छतीबू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया, उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि ये जो डिसीजन लिया गया वो रैंडम नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद दिया गया है। जैसे कि हिस्टोरिकल एविडेंस क्या कह रही है, इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल क्या कहती है, इन सारे फैक्टर को एनालाइज किया गया है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। इसका साफ मतलब ये था कि गवर्नमेंट क्लियरली कहना चाह रही थी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि कच्छतीबू आइलैंड श्रीलंका का ही पार्ट है, और इसीलिए इसे श्रीलंका को ही दे दिया गया। दोस्तों एक जाने माने रिसर्चर हैं वी सूर्यनारायण, उन्होंने इंडिया और श्रीलंका के इस डिस्प्यूट पे 1990 में एक रिसर्च स्टार्ट किया, और फाइनली उन्होंने एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा। वो इस आर्टिकल में बताते हैं कि 1974 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था, उस समय ऑपोजिशन में अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक लीडर कृष्णमूर्ति को ये कहा था कि इस अग्रीमेंट के अगेंस्ट में मद्रास हाई कोर्ट में केस फाइल करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को लगता था कि ये कच्छतीबू आइलैंड इंडिया का पार्ट है और उसे श्रीलंका को कैसे दिया जा सकता है। जब ये केस फाइल हुआ तो इस केस को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जिन्होंने इस केस को फाइल किया था वो एक भी ऐसा एविडेंस नहीं ला पाए जो ये प्रूफ कर पाए कि जो कच्छतीबू आइलैंड है वो रामनाड जमींदारी का ही पार्ट था, जो बाद में चलकर मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। और चूंकि कोई सॉलिड एविडेंस था नहीं जो ये प्रूफ कर पाए कि कच्छतीबू आइलैंड इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया गया था। दोस्तों जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1974 में, तो तमिलनाडु के अंदर लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ। उस समय वहाँ के सीएम थे एम करुणानिधि। एम करुणानिधि ने इस मैटर को स्टेट असेंबली में जोर शोर से उठाया और फाइनली इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में एक रिजोल्यूशन पास किया। लेकिन दोस्तों इस रिजोल्यूशन का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि बाउंड्री ऑल्टरेशन से रिलेटेड जो मैटर है वो यूनियन सब्जेक्ट में आता है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है, और इसलिए इस मैटर पे स्टेट रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है।
और यही रीज़न था कि पूरे तमिलनाडु असेंबली के द्वारा इस अग्रीमेंट के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी ये अग्रीमेंट वैलिड रहा। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि करुणानिधि को असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने के बजाय कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो सब पे बाइंडिंग होता है, चाहे कोई मैटर स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में हो या सेंटर के ज्यूरिसडिक्शन में हो या किसी के भी अंदर आता हो, लेकिन जब कोर्ट कोई फैसला देती है तो वो सब पे बाइंडिंग होता है। और इसीलिए हो सकता है कि अगर करुणानिधि कोर्ट गए होते तो कोर्ट ये फैसला दे सकती थी कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वो इंडिया के किसी टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री को दे पाए, और अगर इस तरह के फैसला कोर्ट देती तो ये पूरे इंडिया पे बाइंडिंग होता, ये अग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता। और ऐसा पहले भी 1958 में बेरुवारी के केस में हो चुका है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी एक जगह है। इस जलपाईगुड़ी के अंदर बेरुवारी एक छोटा सा एरिया था। ये बेरुवारी एरिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड था। पाकिस्तान का क्लेम था कि बेरुवारी ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट है और इंडिया का क्लेम था कि ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, इसलिए ये इंडिया का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये 1958 की बात हो रही है जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो आज के डेट में बांग्लादेश है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू बेरुवारी को डिस्प्यूटेड नहीं रखना चाहते थे, इसलिए 1958 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया गया कि बेरुवारी को दो आधा आधा पार्ट में बांट दिया जाए और आधा बेरुवारी पाकिस्तान को दे दिया जाए और आधा बेरुवारी इंडिया को दे दिया जाए। तो इस तरह से नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत आधा बेरुवारी पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, उस समय वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे बीसी रॉय। बीसी रॉय इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। बीसी रॉय का मानना था कि बेरुवारी एक इंडियन टेरिटरी है और कोई गवर्नमेंट इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे देश को कैसे दे सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे भी बीसी रॉय ने सेम आर्गुमेंट दिया। उनका कहना था कि क्या किसी गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे देश के हाथ में दे पाए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस केस का फाइनल जजमेंट देती है और जजमेंट में कहती है कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी का कोई भी पार्ट किसी दूसरे देश को दे पाए, और अगर ऐसा करना है तो उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में संशोधन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना होता है, तभी जाकर संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन इस केस में संविधान में तो कोई संशोधन हुई नहीं थी। दो गवर्नमेंट ने आपस में एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत फैसला ले लिया गया था, और यही रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद 1958 का जो नेहरू नून एग्रीमेंट था वो इफेक्टिव नहीं रहा। और फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 साल बाद यानी 1960 में संविधान में संशोधन करते हैं, जो कि 9th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस संशोधन के तहत आधा बेरुवारी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो दोस्तों, कच्छतीबू मामले में भी ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता था और स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराने के बजाय अगर करुणानिधि कोर्ट में गए होते तो हो सकता है कोर्ट ये डिसीजन देती कि बिना संविधान में संशोधन किए हुए कच्छतीबू आइलैंड को श्रीलंका के हवाले नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा डिसीजन देती तो ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता और ये एग्रीमेंट इनवैलिड होता। तो दोस्तों, ये रास्ता जरूर अपनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि कोर्ट संविधान संशोधन का ऑर्डर तभी देती जब कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस पहुंचता कि जो कच्छतीबू आइलैंड है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऐसा सॉलिड एविडेंस ही नहीं है जो ये प्रूफ कर पाए कि कच्छतीबू आइलैंड इंडिया का पार्ट है। और जब ये प्रूफ ही नहीं हो पा रहा कि ये एक इंडियन टेरिटरी है, तो इस अग्रीमेंट में इंडिया का टेरिटरी तो कोई गया ही नहीं, और जब कोई इंडियन टेरिटरी गया ही नहीं तो फिर संविधान में संशोधन की जरूरत ही नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, बेरुवारी के केस में बीसी रॉय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड किए थे, जिसने ये प्रूफ किया था कि जो बेरुवारी है वो वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। जब वेस्ट बंगाल का पार्ट है तो वो एक इंडियन टेरिटरी है, और इंडियन टेरिटरी प्रूफ होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इसमें संविधान संशोधन की ज़रूरत है, और बिना संविधान में संशोधन किए हुए बेरुवारी को पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कच्छतीबू आइलैंड के मामले में सिनेरियो अलग है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ कर पाए कि ये इंडियन टेरिटरी है, तो इस केस में इंडिया का कोई टेरिटरी जा ही नहीं रहा। और यही स्टैंड कांग्रेस का हमेशा से रहा है कच्छतीबू आइलैंड को लेकर। कांग्रेस हमेशा से यही कहते रही है कि उसने कोई भी इंडियन टेरिटरी दिया ही नहीं है। कच्छतीबू आइलैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया था जो कि श्रीलंका से बिलोंग करता था और उसी को दे दिया गया।
तो दोस्तों ये था कच्छतीबू आइलैंड का डिटेल्ड कहानी। अगर आपको लगता है कि इसे और भी डिटेल में पढ़ना चाहिए तो वी सूर्यनारायण के जो रिसर्च है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर इसे और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत का नाम बढ़ाते रहिए। जय हिंद।